तो अच्छी हूँ। नीलू बेटा कैसी हो तुम? जी मामा जी मैं तो बढ़िया हूँ। अरे नीलू की शादी की इतनी तैयारियां बाकी है और तुम फुर्सत से यहाँ आई हो कि सारी तैयारियां हो गई? देखो ना अम्मा, मैंने विनोद से कहा था कि वो आज घर पर आ जाए, लेकिन विनोद आया नहीं। तो विनोद की जिया जी मुझ पर गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि मेरे मायके वालों को तो नीलू की शादी की कुछ पड़ी ही नहीं है। वो दीदी अभी शादी ब्याह का सीजन है ना, तो दुकान पर ग्राहकी रहती है, इसलिए मैं दुकान बंद नहीं कर पाया। आज शाम तक ग्राहकी रहती है दीदी दुकान पर, तो बस मैं अभी दुकान बंद करके आया हूँ। देख भाई विनोद, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। अरे तेरे जिया जी मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं। और तू ही बता भाई, क्या आज बाबा जिंदा होते तो वो मेरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाते? अरे वो अपना 17 काम छोड़कर हमारे घर आते और शादी ब्याह की तैयारियों का जायजा करते। क्यों विनोद, मैंने तुझसे कहा था ना कि दोपहर के वक्त दुकान बंद करके अपनी दीदी के यहाँ चली जाना। अरे तुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आता? अरे तेरी एक ही तो भांजी है। और बेटा जब तूने अपने बाबा की पगड़ी अपने सर पर बांधी है तो तेरे बाबा की जिम्मेदारी भी तो तुझे उठानी होगी ना। याद रख बेटा, तेरी वजह से कहीं मेरी बेटी को ससुराल में सुनना ना पड़े। ये ले भाई, ये रही लिस्ट, मैंने बनाकर ला दी है। अब तुझे अपनी भांजी की शादी में ये सब देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रीति रिवाज है। जी दीदी। बाप रे दीदी, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है। दीदी इस लिस्ट में तो बहुत ज्यादा लिखा है आप लोगों ने। अरे इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे भाई इतना भी कुछ नहीं लिखा है मैंने, बस 51,000 रुपए नगद है, मेरे पूरे परिवार के कपड़े हैं और आप अपनी भांजी को सोने या चांदी का कोई सामान देंगे। लेकिन भाई मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू चांदी का सामान तो मत ही देना। अगर चांदी का सामान दे दिया तूने तो मेरे ससुराल और मेरी बेटी के ससुराल में तो मेरे मायके की जगह सही हो जाएगी। लेकिन दीदी इतने रुपए नहीं है मेरे पास। क्या भाई, बाबा की इज्जत के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता? और वैसे भी तेरी इकलौती भांजी तो है, कौन सा मेरे घर 4 शादियां होने वाली है। अगर आज मेरे बाबा इस दुनिया में होते तो मेरी बेटी की शादी में वो इससे ज्यादा ही देते। अरे मेरी एक ही तो बेटी है, वैसे भी शादी के रस्म रिवाज में सबकी निगाहें तो बस मेरे मायके वालों पर ही टिकी होगी कि मेरी इकलौती बेटी को मेरे मायके वाले क्या लेते देते हैं। अरे बेटा तू रोती क्यों है? अरे विनोद, क्या तू अपने बाबा की पगड़ी की इज्जत के लिए इतना भी नहीं कर सकता? और वैसे भी क्या ही मांग लिया है तेरी बहन ने? और वैसे भी तेरी बहन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, वो तो अपनी बेटी के लिए मांग रही है, जो एक हर मामा का फर्ज होता है। लेकिन माँ मैं इतने रुपए लाऊंगा कहाँ से? अरे जब अपनी बहन और भांजी के लिए इतना भी नहीं कर सकता तो क्या जरूरत थी अपने बाबा की पगड़ी पहनने की? लोग तो यही कहेंगे ना कि पिता जिंदा नहीं है लेकिन उनका बेटा तो जिंदा है, वो तो अपने पिता का फर्ज निभा सकता है ना। और वैसे भी तेरी एक ही भांजी और एक ही बहन तो है, कौन सा तुझे 4 लोगों को देना है? मम्मी रोइए मत ना मम्मी, जाने दीजिए। अगर मामा जी के पास रुपए नहीं है तो जरूरी नहीं कि मामा जी ये सब चीजें दे मुझे। अरे बेटा अभी तुझे कुछ नहीं समझता, ये सब रीति रिवाज है, इसे तो करना ही होता है। अरे सुलभा ये रोना धोना बंद कर, विनोद व्यवस्था कर लेगा, तू चिंता मत कर और जा खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर। ठीक है माँ मैं चलती हूँ, लेकिन देख भाई मैं तुझसे विनती करती हूँ, जब जब तेरे जिया जी तुझे फोन करे तब तब तू मेरे ससुराल आ जाया कर, नहीं तो तेरे जिया जी मुझे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। ठीक है दीदी। ठीक है माँ, चलती हूँ मैं। कान खोलकर सुन ले विनोद, तेरी एक ही बहन है, तुझे तो ये मायरे की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। वैसे भी बेटा इस घर से मेरी बेटी को मिला ही क्या है? ये घर तुझे मिल गया, दुकान तुझे मिल गई और मेरे जितने भी जेवर और दूसरे महंगे सामान थे वो सब कुछ बहू को मिल गया। मेरी बेटी को क्या मिला है? अब मेरी बेटी की भी एक लौती बेटी है तो उसकी जिम्मेदारी तो तुझे उठानी होगी क्योंकि तू मामा है, ठीक है ना? और जब जब तेरी जिया जी फोन करे तो तुरंत अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाना, वरना मेरी बेटी को कितना कुछ सुनाते हैं दामाद जी। ठीक है माँ। ये है कौशल्या जी का परिवार। कौशल्या जी के परिवार में उनके बेटे बहू और उनके 2 बच्चे हैं। कौशल्या जी की एक बेटी भी है सुलभा, जिसकी शादी हो चुकी है, और अब तो सुलभा की भी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी भी शादी होने वाली है। कौशल्या जी के पति के स्वर्गवास को 4 साल हो चुके हैं। कौशल्या जी के पति का एक कपड़े का दुकान था, जिस दुकान को अब उनका बेटा विनोद संभाल रहा है। विनोद अपनी भांजी की शादी के खर्चे को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। नीलू की शादी को 1 महीने का समय है और बेचारा विनोद बहुत ही परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने रुपए वो लाए कहां से और कैसे मारे की लिस्ट को पूरी करे। आजकल विनोद को इतने ज्यादा टेंशन होने लगी थी कि वो रात रात भर सो नहीं पाता था। इसी तरह एक दिन रात के 2 बजे विनोद को नींद नहीं आ रही थी तो वो अकेले कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। तभी विनोद की पत्नी की अचानक आंख खुल जाती है। अरे ये क्या हुआ जी? रात के 2 बजे हैं और अभी आप अकेले टहल रहे हैं, क्या नींद नहीं आ रही है आपको या कोई परेशानी है? आप तो दिन में भी आराम नहीं करते हैं जी, पूरा दिन दुकान में काम करके थक जाते हैं, फिर आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? अरे बबीता ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज नींद नहीं आ रही है। नहीं जी, कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना आप तो दुकान से आने के बाद इतना थक जाते थे कि खाना खाकर ऐसे सोते थे कि आपकी आंख तो सुबह ही खुलती थी। और मैं देख रही हूँ जब से नीलू की शादी पक्की हुई है तब से आप कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बबीता। हाँ समझ सकती हूँ जी, आप अकेले मामा हो तो आपको हर काम में थोड़ा बहुत तो दौड़ भाग करनी ही पड़ती होगी। कहिए ना जी, कोई ना कोई परेशानी है, आप मुझे कई दिनों से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं बबीता ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जी, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप
आप आधी आधी रात तक सोते नहीं है, और आज भी देखो ना, रात के 2 बज गए हैं। बिना कोई परेशानी के कोई इंसान इस तरह अकेले नहीं ठहरा करता है कमरे में। ये बात अलग है कि आप शायद मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। नहीं बबीता, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सो जाओ ना बबीता, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। जब नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगा। वैसे भी तुम अकेले दिन भर घर में काम करती हो, तुम भी तो काफी थक जाती हो। समझ गई, आप मुझे इस काबिल समझते ही नहीं कि आप अपनी कोई समस्या मुझसे बताएं। कहिए ना जी, किसी ने कुछ कहा क्या, या अम्मा ने कुछ कहा? ठीक है, आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, मैं भी आज के बाद आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन आज मुझे इतना समझ में आ गया है कि आप मुझे विश्वास पात्र नहीं समझते। नहीं नहीं बबीता, ऐसा मत कहो, तुम ही तो मेरे सुख दुख की साथी हो। सच कहूँ बबीता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा की पगड़ी का बोझ उठाते उठाते मैं बहुत थक गया हूँ बबीता। बाबा के जाने के बाद उनकी ये पगड़ी तो अब मेरी जान लेकर ही रहेगी। हाय राम, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे मरे आपके दुश्मन। ऐसे उटपटांग ख्याल अपने मन में लाने से पहले आप एक बार हमारे बारे में सोच लीजिएगा, और आप मुझे साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है। ठीक है बबीता, आओ यहाँ बैठो तुम आराम से, मैं आज तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है ना बबीता, जब से नीलू की शादी पक्की हुई है तब से हर रोज वक्त बेवक्त मुझे दुकान बंद करके दीदी के घर जाना पड़ता है। और 1-2 दिन मैं दीदी के घर ना जाऊं तो दीदी और जिया जी अम्मा से मेरी शिकायत करने लगते हैं। और फिर अम्मा बस अपना ही राग लेकर रोना शुरू कर देती है। कहती है कि तेरे बाबा की पगड़ी की इज्जत नहीं रखेगा क्या तू? अम्मा कहती है कि जब भी दीदी जिया जी मुझे बुलाए तो मुझे तुरंत दुकान बंद करके दीदी जिया जी के पास जाना चाहिए। अम्मा कहती है यदि मैं उनके बुलावे पर नहीं जाऊंगा तो दीदी को अपने ससुराल वाले से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अम्मा का कहना है कि मैंने बाबा की पगड़ी अपने सिर पर बांधी है तो मुझे बाबा की सारी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। और इतना ही नहीं बबीता, दीदी ने तो लंबा चौड़ा मायरे की लिस्ट थमा दी है मेरे हाथों में। अरे दीदी ने मायरे की लिस्ट दी है तो आप अम्मा को थमा दीजिए। नहीं बबीता, अम्मा का कहना है कि मैंने बाबा की पगड़ी अपने सिर पर बांधी है तो वो सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी। मायरा तो हमें ही देना पड़ेगा बबीता। अच्छा, लेकिन ये दीदी ने मायरे की लिस्ट देकर हमारे घर की तो जैसे शांति ही भंग कर दी। वैसे ऐसा क्या मांग लिया है दीदी ने मायरे में? बबीता, लिस्ट में लिखा है कि मैं 51,000 रुपए नगद दूं और दीदी के ससुराल वालों के पूरे रिश्तेदारों के कपड़े दूं, यहाँ तक नीलू के ससुराल वालों के भी सारे रिश्तेदारों तक के कपड़े मैं ही दूं। और इतना ही नहीं, नीलू को कोई सोने का सामान दूं मैं। इतना ही नहीं, जब दीदी आरती की थाली लेकर आएगी तो उनकी थाली में भी मुझे 21,000 रुपए डालने होंगे। बताओ ना बबीता, इतना सब कुछ मांगा है, हम ये सब कहाँ से कर पाएंगे? अरे तो आपने अम्मा से कुछ कहा क्यों नहीं कि आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते? कहा था बबीता, कहा था मैंने अम्मा से, लेकिन अम्मा तो अपना ही राग लगा कर बैठ गई। अम्मा का कहना है कि ये सब मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि बाबा की इज्जत का सवाल है। मुझे अम्मा का तो समझ में नहीं आता। अरे दीदी का तो छोड़ो, वो तो शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है, पर अम्मा, अरे अम्मा को ये सब समझ में नहीं आता क्या? इसी बात का तो दुख है बबीता कि अम्मा हमेशा अपनी बेटी का ही पक्ष लेती है। अम्मा मुझसे कह रही थी कि बाबा की इज्जत के लिए क्या मैं इतना सा भी नहीं कर सकता। अम्मा का कहना है कि अब मैंने अपने बाबा की पगड़ी अपने कंधे पर रख ली है तो अब बाबा की सारी जिम्मेदारियां मेरी हो गई। और जब अम्मा को मैंने समझाते हुए कहा कि इतने रुपए मेरे पास नहीं है, ये सब मैं पूरा नहीं कर सकता, तो अम्मा तो मुझ पर चिल्लाने लगी। कहती है कि मैं पूरा का पूरा मकान अकेले ही हड़प जाना चाहता हूँ। अम्मा कहती है कि दुकान भी मैंने अकेले ही हड़प लिया है। अम्मा के अनुसार उनकी बेटी का भी हिस्सा मैं ही खाकर बैठा हूँ। अब तुम ही बताओ ना बबीता, मैं क्या करूँ? थक गया हूँ मैं इन सब से। मेरा भी अपना परिवार है, मेरे बच्चे हैं, कमाई का जरिया भी तो सिर्फ एक दुकान ही है ना। घर के सारे खर्चे और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी तो उसी दुकान के ही पीछे से चल रहा है ना। और अब तो दुकान भी दीदी और जिया जी के सामने हाजिर होने के कारण मुझे बार बार बंद करनी पड़ती है। अरे तो आप सब मना क्यों नहीं करते कि आप अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते? बबीता, मैंने मना करके भी देख लिया, लेकिन अगर मैं दीदी और जिया जी की जी हुजूरी नहीं करता तो अम्मा मेरा खाना पीना जीना दुश्वार कर देती है। अम्मा कहती है कि मैं अपने बाबा का इकलौता बेटा हूँ, तो क्या मैंने अपने बाबा की पगड़ी सिर्फ धन दौलत हड़पने के लिए पहनी है? अरे बबीता, हर 30 त्योहार में अम्मा एक से एक बढ़कर सामान देती है जिया जी को, लेकिन क्या अम्मा को दिखाई नहीं देता कि कोई भी 30 त्योहार आए उनका बेटा हर वक्त 30 त्योहार में पुराने ही कपड़े पहनता है? यहाँ तक बबीता, जब तक मेरी चप्पल घिसकर टूट नहीं जाती है तब तक मैं अपनी चप्पल भी बदलने के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार मैं अपने परिवार के साथ कहाँ घूमने फिरने गया था। अरे आप रोइए मत जी। बबीता, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता क्यों नहीं है? अरे बेटा हूँ तो क्या, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर क्या अपनी जान दे दूं मैं? कभी कोई बेटे के बारे में सोचता क्यों नहीं बबीता? सच कहूँ, थक गया हूँ मैं इन सब से। आप बिल्कुल मत रोइए जी। चलिए आप सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है, सुबह उठकर आपको दुकान भी तो जाना है। ठीक है बबीता, तुम भी सो जाओ। आखिर मन का मवाद निकलने के बाद बेचारा विनोद कई दिनों बाद आज शांतिपूर्वक सो जाता है, लेकिन यही बबीता की आंखों से तो नींद जैसे कोसों दूर हो चुकी थी। आखिर अपने पति को अपने सामने रोता देखकर भला किस पत्नी को अच्छा लगेगा? बबीता को ये देखकर बहुत आत्मग्लानि होने लगी थी कि उसका पति किस दौर से गुजर रहा है। अरे मैं कैसी पत्नी हूँ, मैं समझ क्यों नहीं पाई कि मेरा पति कितना परेशान है, कितनी मेहनत कर रहा है। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि हमारा छोटा सा सुखी परिवार है कि मेरा पति इतना तो कमा ही लेता है कि हमारा
पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन जी रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पति के मन में इतना बड़ा दुख बैठा हुआ है। दीदी की बेटी की शादी के खर्चे ने मेरे पति की कमर तोड़ दी है। और ये अम्मा को अपने बेटे का दुख नहीं दिखता कि उनका बेटा कितना परेशान है। बस उनका बेटा उनकी बेटी के घर जाए यही जिद लगकर बैठ जाती है ना। अच्छा खासा मैंने नौकरी करने की बात की थी और विनोद जी भी मान गए थे, लेकिन अम्मा तो ऐसे जिद करके बैठी थी, कहती थी कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। अरे मेरी नौकरी करने से अम्मा की नाक कट रही थी और अब अम्मा को जरा भी दिखाई नहीं देता कि उनकी बेटी की इतनी आमदनी नहीं है जितना अपनी बेटी के घर में अपने बेटे से खर्च करवाना चाह रही है। लेकिन बहुत हो गया, बहुत चुप रह गई मैं। आखिर मैं इनके पीछे तो इस घर में आई हूँ। अगर इसी तरह की परेशानी में मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, क्या आएगा मेरे हाथ में? लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अपने पति का पूरा साथ दूंगी। मैं इस तरह अपने पति को इतनी परेशानी में नहीं छोड़ सकती। इसके लिए फिर चाहे मुझे अम्मा जी से लड़ना भी पड़े तो लड़ लूंगी मैं। सोचते सोचते सारी रात बीत जाती है और दूसरे दिन सुबह बबीता जल्दी उठकर सुबह के नाश्ते के साथ ही दोपहर का खाना भी तैयार कर लेती है और 11 बजे तक घर का सारा काम करने के बाद बबीता तैयार हो जाती है। लेकिन बबीता को तैयार देखकर उससे अम्मा पूछती है, अरे बहू तुम कहीं जा रही हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं? हाँ अम्मा, वो पड़ोस वाली गीता भाभी है ना, उनके यहाँ जा रही हूँ। वो कई दिनों से मुझसे कह रही थी कि उन्हें एक महिला की जरूरत है एक्सपोर्ट के सामान को पैक करने के लिए। मैंने सुबह ही उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे आने के लिए कह दिया है। मैंने दोपहर का खाना तैयार कर दिया है, आप अपने हाथ से लेकर खा लीजिएगा। और जब दोनों बच्चे 4 बजे स्कूल से आएंगे ना अम्मा, तो अपने हाथ से खा लेंगे वो, मैंने बता दिया है बच्चों को। और सुनिए जी, आपकी भी दुकान ले जाने के लिए मैंने टिफिन बना दिया है। वैसे भी आज शनिवार है, शनिवार के दिन तो आप दुकान 12 बजे के बाद ही खोलते हैं। अम्मा मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी। बहू ये निर्णय तुमने किससे पूछ कर ले लिया? क्यों बेटा, क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे इस तरह बहुओं का घर से बाहर जाकर कामकाज करना बिल्कुल पसंद नहीं है? क्या है अम्मा जी, अभी घर की जरूरत है, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी मुझे। विनोद अभी तक को समझाता क्यों नहीं है? तुझे तो मालूम है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे घर की बहू बाहर जाकर कोई कामकाज करे। और वैसे भी ये दिन भर के लिए दूसरे के घर की चाकरी करने चली जाएगी तो हमारे घर का कामकाज कौन करेगा? मेरे हाथ पैर तो चलते नहीं है। अरे उम्र हो चली है मेरी। देखिए अम्मा, बबीता का घर के बाहर जाकर काम करने से मुझे कोई परेशानी नहीं है और बबीता भी काम करके 2 पैसे कमाएगी तो कम से कम घर के खर्च चलाने में मेरी बड़ी मदद होगी। और रही बात अम्मा घर के कामकाजों की, तो मैं और बबीता दोनों मिलकर घर के कामकाज कर लेंगे। आपको घर के कामकाज करने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार बहू, जो तूने मेरी इजाजत के बिना घर के बाहर भी कदम रखा तो। अरे अभी तो मैं जिंदा बैठी हूँ। क्यों नहीं जाऊंगी अम्मा, घर के खर्च बढ़ रहे हैं, दुकान तो पूरे टाइम खुलती नहीं है क्योंकि दीदी जिया जी के लिए इनको अपनी दुकान बंद करके दीदी जिया जी के सामने हाजिरी देने जानी पड़ती है। और ये नहीं जाएंगे दीदी जिया जी के सामने तो आप तो इनका खाना दुश्वार कर देती हैं। और ऊपर से ये मायरे की लिस्ट इन्हें थमाकर एक नया तमाशा शुरू कर दिया है आप लोगों ने घर में। ऐसा नहीं है अम्मा कि मायरा देने में हमें कोई परेशानी है, पर कम से कम क्षमता के अनुसार तो मांगे। अच्छा अब तुझे भी मेरी बेटी और दामाद दिख रहे हैं? मुझे सब मालूम है, तुम दोनों को ना मेरी बेटी दामाद जरा भी नहीं सुहाते हैं। अरे जब विनोद ने अपने बाबा की पगड़ी अपने सिर पर बंधवाई थी तो जिम्मेदारी भी तो उसे ही उठानी होगी ना। और ऐसा भी क्या मांग लिया है मेरी बेटी ने? और तुम लोग भूलो मत, मेरी बेटी का बराबर का हक है। लेकिन वो सब तो तुम लोग फटाफट डकारने को तैयार हो जाओगे और मायरा देने में तुम दोनों को रोना आ रहा है। अम्मा बेटी के प्यार में आपको बेटा नजर नहीं आ रहा है? बेटे का भी अपना पूरा परिवार है, उसके अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदारियां हैं। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो सब कर पाए और ये सब तो आपको अच्छे से मालूम है। उसके बाद भी अपने बेटे को आप दबाए जा रही हैं और आपको यदि लगता है कि ये मकान हम डकार जाएंगे तो एक काम करो अम्मा जी, आप ये मकान ना अपने ही हाथों से अपने बेटे के नाम कर दो, पर भगवान के लिए हमें खुश रहने दो। अरे अम्मा जी, आपको तो शायद आपकी बेटी संभाल लेगी, लेकिन मेरे लिए तो मेरा सब कुछ मेरा पति ही है। अरे बहू बेटा ये सब कुछ नहीं करेगा तो लोग तो बातें बनाएंगे ना। वाह अम्मा, आपको लोगों की बड़ी चिंता है लेकिन अपने बेटे की चिंता नहीं है। अरे आपका बेटा इतना परेशान है कि कल रात को तो वो रो भी दिया। अरे अम्मा आपके बेटे की हालत क्या होगी इसका अंदाजा लगा लीजिए आप। अगर कल को आपके बेटे को कुछ हो गया तो आपके ये लोग नहीं आएंगे हमें संभालने के लिए। अरे पिता की पगड़ी पहनाकर आपने अपने बेटे को जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा दिया है। अरे मैं कहती हूँ अम्मा, कम से कम भगवान के लिए अपने बेटे को थोड़ी तो खुलकर सांस लेने दो। आपके लिए क्या आपका बेटा सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है? उसे भी तो इंसान समझो अम्मा। और यदि आप सोचती होंगी ना अम्मा कि हम मकान और दुकान डकारने के लिए आपके साथ रह रहे हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रही हैं। आप चाहो तो अभी के अभी इस मकान और उस दुकान को अपने बेटी और दामाद के नाम कर दो, लेकिन हमें भगवान के लिए बख्श दो और सुकून की 2 रोटी खा लेने दो। क्या ऐसी बात है बेटा विनोद? अरे तू इतना परेशान है तो एक बार अपनी अम्मा से तो कहा होता। क्या कहता अम्मा, जब भी कहने की कोशिश करता तो आप तो मुझे यही कहती कि बाबा की पगड़ी की इज्जत का सवाल है। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। तू चिंता मत कर, मैं अभी के अभी तेरी बहन को फोन लगाकर बता देती हूँ कि हम मायरा अपने औकात के अनुसार ही देंगे। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कभी तेरे बारे में नहीं सोचा। और मैं खुद तुझसे कहती हूँ बेटा कि तू अपनी बहन के यहाँ मायरा अपने क्षमता के अनुसार ही पहुँचाना, कोई जरूरत नहीं है उनके अनुसार मायरा देने की। बहू मुझे माफ कर दे और तेरा एहसान रहेगा मुझ पर, जो आज तेरी वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे अपनी बेटी का दुख दिखाई दिया। अम्मा
मांगिए, लेकिन अब मैं घर से बाहर जाकर 2 पैसे जरूर कमाऊंगी, क्योंकि इन्हीं 2 पैसों से मेरे पति की बहुत बड़ी मदद हो